जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में आप सीखोगे आखिर विस्थापन अभिक्रिया क्या है और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। ये जो वीडियो है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का है और क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है। और दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में सीख लिया था कि आखिर संयोजन अभिक्रिया क्या थी और वियोजन अभिक्रिया क्या थी। आज की वीडियो में आप सीखोगे विस्थापन अभिक्रिया क्या है और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं संयोजन अभिक्रिया क्या थी। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, क्या दोस्तों, जिसमें अभिकारक कितने होंगे, अभिकारक एक से अधिक होंगे और आपके पास उत्पाद एक बन रहा था, उसे हम क्या कह रहे थे, संयोजन अभिक्रिया कह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए वियोजन अभिक्रिया की, उसमें क्या होता था दोस्तों, आपके पास अभिकारक तो होगा एक, लेकिन आपके पास उत्पाद बनेंगे एक से अधिक। वो आपकी क्या होती थी, वियोजन अभिक्रिया होती थी। आज की वीडियो में आप क्या सीखोगे, वो ये देखोगे कि आखिर विस्थापन अभिक्रिया क्या है और दो विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, विस्थापन अभिक्रिया की। इसमें क्या होगा दोस्तों, एक के पास अधिक शक्ति होगी और एक के पास कम शक्ति होगी। तो दोस्तों, जिसके पास भी अधिक शक्ति होगी वो कम शक्ति वाले को उठा के फेंक देगा। मतलब वो क्या करेगा, उसको हटा देगा, उसकी जगह पर दूसरा आ जाएगा, मतलब उसकी जगह पर वो खुद आ जाएगा। जैसे दोस्तों, अगर आपके पास अधिक शक्ति है और आप किसी कमजोर के पास गए तो आप उसको हटा दोगे आराम से और खुद उसका स्थान ले लोगे। ठीक इसी प्रकार ये दोस्तों क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया में इसका जो अधिक परमाणु क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को उसी के जलीय लवण विलयन से विस्थापित कर देगा। इस कॉल्ड विस्थापन अभिक्रिया। क्या, विस्थापन अभिक्रिया। अब आप क्या कहोगे कि मुझे परिभाषा बताओ, बिना परिभाषा के जिंदगी है आपकी अधूरी। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया, तो इसको कैसे समझेंगे वो ये देखिए। विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय लवण विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ रहे हो दोस्तों, इसमें क्या है, एक अधिक क्रियाशील जो तत्व होगा वो एक कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा, तो उसी को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ऐसे समझिए, आपको यहाँ पर मैं आपके लिए एग्जांपल लेके आया हूं। वो क्या है, देखिए मेरे पास है Zn क्या होता है, जिंक, जो कि सॉलिड अवस्था में होता है। ये मैं यहाँ पे एस क्यों लिख रहा हूं, इसका रीजन ये है क्योंकि मैं इसको बता रहा हूं कि ये जो जिंक भाई साहब है वो सॉलिड यानी ठोस अवस्था में है। और दूसरा जो यहाँ पर दिख रहा है, जो जिंक अभिक्रिया कर रहा है वो किससे कर रहा है, कॉपर सल्फेट से, CuSO4 से। इसको क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। क्या, कॉपर सल्फेट। क्या, कॉपर सल्फेट। जो आपको याद रखना चाहिए कि ये कॉपर सल्फेट है। अब जो अभिक्रिया कर रहा है, देखिए अब आप देख रहे होंगे जो ये कॉपर है और जिंक है, जिंक अधिक यानी जिंक के पास अधिक शक्ति है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। तो ये बना लेगा ZnSO4 और कॉपर को हटा देगा। कॉपर को क्या करेगा साथियों, ये कॉपर को हटा देगा। अब बात ये आती है मेरे प्यारे बच्चों के लिए कि आखिर हम कैसे जानें कि कौन अधिक क्रियाशील तत्व है। यहाँ पर तो मैंने बता दिया कि जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है और इसने क्या किया, इसको हटा दिया, कॉपर को हटा दिया, खुद क्या बना लिया, जिंक सल्फेट। ZnSO4 को बोलते हैं जिंक सल्फेट। क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट। जो ZnSO4 है आपका वो होता है जिंक सल्फेट और इसने कॉपर को हटा दिया। अब आप पूछोगे कि हम कैसे जाने कि कौन सा परमाणु, मतलब कौन से, किसके पास अधिक शक्ति है किसके पास कम शक्ति है। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी चाहिए। और दोस्तों अगर आप याद करना नहीं चाहते तो मेरे चैनल की कम्युनिटी टैब पे देखोगे तो आपको मिल जाएगी। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, इसकी ट्रिक होती है का ना का मग अल जन फी प्रभु है क्यों HgAgAu। अब आप कहोगे ये क्या है, काना का मगल जनफी प्रभु है क्यों HgAgAu। इससे दोस्तों आप क्या, ये भी इसके नीचे ही है। मतलब दोस्तों इससे आप ये देख सकते हो कि किसके पास कौन जो है, जिसके पास अधिक शक्ति होगी। आप इस शब्द का इस्तेमाल करो, अधिक शक्ति की। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, के को पोटेशियम, N को सोडियम, के से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, Zn से जिंक, Fe से आयरन यानी लोहा और PS से दोस्तों फास्फोरस, H से हाइड्रोजन, Pb होगा यहाँ पर प्रभु, ये लेड। Pb क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर लेड होगा, लेड। और S से हाइड्रोजन,
Cu थे कॉपर, Hg से मरकरी, Ag से क्या होगा दोस्तों सिल्वर, और Au मतलब गोल्ड। आखिर मैंने ये क्या लिखा है, ये इधर देखिए, का ना का मग अलजनफी प्रभु है क्यों, HgAgAu, का ना का मग, काला का मग अलजनफी प्रभु है क्यों, HgAgAu, ये मैंने लिख दिया। अब दोस्तों ये PbH और Cu, HgAg और Au ये सब इसी के नीचे है। यानी दोस्तों अब आप ऐसे समझ लीजिए, के पास अधिक शक्ति है सोडियम से, सोडियम के पास अधिक शक्ति है किससे, कैल्शियम से, और दोस्तों कैल्शियम के पास अधिक शक्ति है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम के पास अधिक शक्ति है एल्युमिनियम से, और एल्युमिनियम के पास अधिक शक्ति है जिंक से, जिंक के पास अधिक शक्ति है Fe से, और Fe के पास अधिक शक्ति है Pb से। मतलब दोस्तों आप ये समझ लीजिए, ये अधिक पावरफुल है, उसके बाद ये, 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 यानी जिंक अधिक शक्तिफुल है, Fe यानी आयरन यानी लोहा से। अब आप समझ पा रहे हो ये काना का मग का क्या सिस्टम है। तो अब देखिए ये जिंक था, तो इसने कॉपर को विस्थापित क्यों किया, देखिए कॉपर आपको कहां पर मिल रहा है, यहाँ पर, लेकिन जिंक तो यहाँ पर है, यानी ये तो अधिक क्रियाशील तत्व था, यानी अधिक क्षमता थी इसके पास, तो इसने क्या कर दिया था, कॉपर को विस्थापित कर दिया था। क्या कर दिया था, कॉपर को विस्थापित कर दिया था। अब आप एक एग्जांपल समझ रहे हो, और आपको ये काना का मग तो आना ही चाहिए, बिना इसके दोस्तों आप कर ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे कि आखिर किसके पास अधिक शक्ति है। आप शक्ति शब्द का इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आप समझोगे। अब बात करेंगे, दूसरा एग्जांपल दिया है यहाँ पर, देखिए कॉपर सल्फेट का, किसका, कॉपर सल्फेट का, CuSO4, ये क्या है दोस्तों, कॉपर सल्फेट है। क्या है, कॉपर सल्फेट। इसमें कॉपर सल्फेट देखिए, कॉपर सल्फेट क्या कर रहा है, Fe से कर रहा है। Fe क्या होता है दोस्तों बताइए, Fe क्या होता है, आयरन यानी लोहा, Fe क्या होता है, आयरन, बोले तो लोहा। अब ये क्या कर रहा है देखिए, अब ये आयरन, कॉपर सल्फेट आयरन से क्रिया कर रहा है। अब आप बताइए कि विस्थापित कौन होगा दोस्तों। अब देखिए Fe पहले आ जाता है, यानी Fe के पास अधिक क्षमता है किससे, कॉपर से, तो यहाँ पर क्या बनाएगा दोस्तों, ये Fe यहाँ पर रहेगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो ये खुद बना लेगा फेरस FeSO4 बना लेगा। क्या बना लेगा, FeSO4, और ये कॉपर क्या हो जाएगा, ये विस्थापित हो जाएगा। फिर से समझो, अगर आपको समझ में ना आया हो फिर से समझिए। हम पढ़ रहे थे विस्थापन अभिक्रिया को। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वो है अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व अपने एक कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय लवण विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। फिर हमने साथियों यहाँ पर देखा था, हमारे पास जिंक था जो कि कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है। तो फिर दोस्तों ये जिंक क्या करता है, खुद जिंक सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट, और कॉपर को विस्थापित कर देता है। बात ये आती है कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट ही क्यों विस्थापित हुआ है, वो इसलिए क्यों हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो जिंक के पास अधिक क्षमता है कॉपर से, हमने कैसे जाना कि जिंक के पास अधिक क्षमता है कॉपर से, तो हमने एक ट्रिक सीख ली है ना, जिससे हम बोलते हैं काना कामा गलजन फी प्रभु है क्यों, HgAgAu। इस क्रिया से हमें यह सीखने को मिलता है कि सबसे अधिक पावर पोटेशियम के पास होती है, फिर बात आती है सोडियम की, फिर कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, एल्युमिनियम की, जिंक की, आयरन की, लेड की, हाइड्रोजन की, कॉपर की, मरकरी की, और इसको सिल्वर बोलते हैं और इसको गोल्ड। तो देखिए तो कॉपर से पावरफुल है ना आपका जिंक, इसीलिए जिंक ने क्या किया दोस्तों, कॉपर को हटा दिया और खुद क्या बन गया था, ZnSO4, खुद बन गया था कॉपर सल्फेट। क्या बन गया था, कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट को हटाकर खुद बन गया जिंक सल्फेट। अब आपको समझ में आया होगा कि विस्थापन अभिक्रिया कहना क्या चाहती है। सेकंड एग्जांपल देखा था जो ये आपके पास था कॉपर सल्फेट। क्या था, कॉपर सल्फेट। तो आपने क्या देखा था, ये दोस्तों जो यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, और फिर आपको यहाँ पर आपको मिला कॉपर सल्फेट को मिला अभिक्रिया करने के लिए Fe यानी आयरन, आयरन को बोलते हैं लोहा। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, इसने बनाया फेरस सल्फेट और कॉपर को अलग कर दिया। आखिर फिर यहाँ पर भी कॉपर को अलग किया गया। तो आप देखिए यहाँ पर Fe यानी ये जो आपका है आयरन, वो अधिक ताकतवर है कॉपर से। किससे है, कॉपर से। इसीलिए दोस्तों फेरस ने क्या किया, आयरन ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। कॉपर उधर चला गया और यहाँ पर बना लेता है फेरस सल्फेट। क्या बना लेता है, फेरस सल्फेट। सीख रहे हो। अब देखिए थर्ड एग्जांपल क्या था, थर्ड एग्जांपल ये है, वो ये कह रहा है कि
हम अभिक्रिया कर रहे हैं पीवी, पीवी होता है लेड, क्या होता है दोस्तों लेड, पीवी की अभिक्रिया कर रहे हैं हम कॉपर क्लोराइड, यानी इसको क्यूप्रिक क्लोराइड बोलते हैं, क्या क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्या बोलते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड। अभी अभिक्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है अभिक्रिया कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए कौन किसको करेगा विस्थापित, पीवी, उसके बाद उसके एक अंक बाद आता है Cu यानी कॉपर। तो दोस्तों पीवी के पास अधिक क्षमता है किससे, कॉपर से, तो ये पीवी क्या करेगा कॉपर को उठा देगा, तो खुद क्या बना लेगा लेड क्लोराइड, क्या बना लेगा PbCl2, क्या बना लेगा PbCl2, और इसको कर देगा कॉपर को क्या कर देगा अलग, कॉपर को क्या कर देगा दोस्तों अलग। अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय लवण विलयन से विस्थापित कर दे रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें अभिक्रिया तो प्राप्त होती है, वो कौन सी होती है, विस्थापन अभिक्रिया प्राप्त होती है। अब अगर आपका कोई सा भी डाउट बचा हो विस्थापन अभिक्रिया में, तो दोस्तों आप कमेंट में लिखिए, हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वैसे बचना नहीं चाहिए दोस्तों, इतना ही सी बात है। और दोस्तों आपको ये तो याद करने चाहिए, अभी आपको एक और ट्विस्ट आएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया में, वो तो और ही ज्यादा मजेदार है। तो आपने ये सीख लिया कि आखिर हमारे पास जो विस्थापन अभिक्रिया है, जो किस प्रकार की अभिक्रिया थी, जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व था वो एक कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर रहा था, यही सब था हमारी विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे कि हमारी द्विविस्थापन क्या अभिक्रिया है। विस्थापन तो समझ में आ गया था, अब यहाँ पर एक और नया शब्द लगा दिया द्वि। अब इसमें कुछ और ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, वो आपको सीखने की बात ये है, वो देखिए। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या होगी, वो और ही ज्यादा मेरे साथियों को मजेदार बना देगी। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि अब द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, वहां पर देखिए द्विविस्थापन, इसमें क्या होगा, आराम से समझने की बात ये है, इसमें आदान जो होंगे आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान। अब पूछो ये आयन क्या है, क्वेश्चन होगा कि आखिर ये आयन क्या होते हैं। तो आयन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल सकती है, नहीं तो दोस्तों आप चैनल पे जाओगे और डिस्क्रिप्शन में देखोगे कि आखिर ये आयन का वीडियो क्या होता है, तभी आपको समझ में आएगा कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, वो भी सीख लोगे। लेकिन मैं आपको अभी सिखा दे रहा हूं कि द्विविस्थापन है क्या। इसमें क्या होगा दोस्तों, आयनों का विनिमय होगा। द्विविस्थापन वह अभिक्रिया है, वह रासायनिक अभिक्रिया, परिभाषा नोट कर सकते हो किसकी, द्विविस्थापन की। द्विविस्थापन वह अभिक्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, आयनों का विनिमय करते हैं। क्या करते हैं, आयनों का विनिमय। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, जिसमें आयनों का विनिमय होगा। अब कैसे होगा वो समझिए। यहाँ पर दोस्तों एक चीज लिखी हुई है BaCl2, क्या लिखा हुआ है, BaCl2, BaCl2, और उसके बाद लिखा है दोस्तों Na2SO4, बेरियम क्लोराइड, उसके बाद लिखा है सोडियम सल्फेट। आखिर अब हम देखेंगे कि होता क्या है, आप यही देखोगे कि आखिर होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है बेरियम क्लोराइड। तो दोस्तों अब आपको जो मेन समस्या आएगी वो ये आएगी कि किस पर कितना आयन होता है। इसके लिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। जैसे दोस्तों बेरियम पर +2 आयन होता है और क्लोरीन पे -2 आयन होता है। अब आप ये पूछोगे +2 आयन आया कहां से, क्लोरीन 2 आयन आया कहां से, तो आप क्या करोगे, अभी इस चैनल के फोटो पे क्लिक कीजिए, फोटो पे क्लिक करोगे, फिर उसमें आपको कम्युनिटी लिख के आएगा, उस पे जाओगे तो आपको मेरा एक नोट्स मिलेगा पेज स्टाइल में, जिसमें दोस्तों सभी आयनों पे लिखा हुआ है कि इसके पास इतना आयन होगा, इसके पास इतना आयन होगा। फोटो नहीं देखना चाहते तो वीडियो देख लो, आयन का बना चुका हूं। अब देखिए बेरियम क्लोराइड है, क्या है, बेरियम क्लोराइड, जिसपे 2 आयन है। और दोस्तों ये है सोडियम, इसमें भी क्या होता है, +2 आयन होता है और उसका -2 आयन होता है। अब मैंने बताया दोस्तों वो द्विविस्थापन अभिक्रिया में ये होता है, पहले वाला प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ, पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ, और दूसरे वाले का माइनस पहले वाले के प्लस के साथ, दूसरे वाले का माइनस पहले वाले प्लस के साथ। अब एक चीज और समझ लो कि आखिर द्विविस्थापन अभिक्रिया को पहले करते कैसे हैं। दोस्तों आप देखिए, पहले मैंने क्या किया था कि इसमें आयनों को देख लिया। तो पहला स्टेप क्या करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में, आराम से सीखिए। पहला स्टेप हम ये करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में कि हम दोस्तों पहले ये देखते हैं कि किसके ऊपर कितना आयन है, +2 है, -2 है, या +2 है या -2 है। तो हमने पहला काम ये कर लिया। दूसरी बात हम करते हैं इनको इक्वलाइज यानी बराबर करते हैं। तीसरे बात हम ये कर देते हैं इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। तो द्विविस्थापन में करते क्या है, जो दोस्तों पहले वाले का प्लस है वो दूसरे वाले के माइनस के साथ जाएगा, और जो दूसरे वाले का माइनस है वो पहले वाले के प्लस के साथ। तो देखिए अब BA हमने ऐसा ही लिख लिया,
बी ए हमारे पास था, हमने ऐसा ही लिख लिया, क्या कर दिया, ऐसा ही लिख लिया, सेम टू सेम। अब देखिए, अब दूसरे वाले का माइनस यानी BaSO4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट, क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस, यहाँ पर प्लस लगा दो, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं। अब मैंने क्या कहा, दूसरे वाले का माइनस पहले वाले के प्लस के साथ। तो देखिए दोस्तों, Na2Cl2, ये हमें सही नहीं लग रहा है, तो हम क्या कर देंगे, दो यहां पर सीधा ये लिख देंगे 2NaCl, क्या लिख देंगे, 2NaCl, ये सॉलिड बनेगा, ये AQ बनेगा। देखिए मुझे पता है साथियों अभी इसमें आपको प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, आप सीख लेना। हम पढ़ रहे थे दो विस्थापन अपक्रिया, क्या पढ़ रहे थे, दो विस्थापन अपक्रिया। हमने इसमें देखा कि आयनों का विनिमय हो रहा है, क्या हो रहा है, आयनों का विनिमय। आयन के लिए हमने आपको बता दिया कि क्या करना है, फिर मैंने बताया दोस्तों जो बेरियम होता है उसके ऊपर प्लस का 2 आयन होता है, क्या होता है, प्लस का 2 आयन। और जो आपका क्लोरीन होता है उसके पास माइनस का 2 आयन होता है। फिर इसी प्रकार आपको सोडियम को देखना है, सोडियम के पास +2, और दोस्तों उसके पास सल्फेट के पास होता है -2। फिर मैंने आपको बताया तो इसमें क्या होता है, पहले वाले का प्लस दूसरे वाले माइनस के साथ जाता है, और दूसरे वाले का प्लस पहले वाले के माइनस के साथ जाता है, दूसरे वाले का माइनस पहले वाले प्लस के साथ जाता है। और वैसे भी अगर आप नहीं सीख पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों वहां पर सीधा बोला जाएगा जब आपसे अपक्रिया कराएगी एकदम कि बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट में डालने पर हमें बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, तो अपक्रिया कौन सी है ये पूछी जाएगी आपको। लेकिन मैं बता रहा हूं कि दोस्तों हमने इनसे अपक्रिया करी तो बेरियम सल्फेट ही क्यों बना, वहां पर तो दिया होगा दोस्तों, क्या दिया होगा कि बेरियम क्लोराइड से हम अपक्रिया करते हैं, बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया हम सोडियम सल्फेट से करते हैं, तो हमें बेरियम सल्फेट तथा नमक यानी नमक यानी बोले तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। आखिर ये प्राप्त ही क्यों हुआ, वही तुम सीख रहे हैं। तो हमारे पास ये दो चीज थी, तो हमने आपको बताया कि क्या हुआ, पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ जाएगा। तो आपने देखा बी ऐसा था, ऐसा लिख दिया। फिर उसके बाद आपने देखा SO4 माइनस का यहाँ पे लिख दिया, प्लस लगा दिया। उसके बाद आप क्या देखोगे कि आपका जो दूसरे वाला माइनस है वो पहले वाले के प्लस के साथ चला जाएगा, यानी जो Na हो गया ये क्या, Na और माइनस Cl2, तो हमें मिल गया 2NaCl। ये थी विस्थापन अपक्रिया। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल से भी समझते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल भी देखते हैं हम। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, सेकंड एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है PbNO3 PbNO3 का होल ट्वाइस, और उसके बाद फिर क्या दिया गया है, Ki क्या होता है, इसको बोलते हैं पोटेशियम, आई होता है आयोडीन, यानी पोटेशियम आयोडीन। अब देखिए मैं आपको बताऊं, Pb के ऊपर होता है +2 आयन, +2, और NO3 के ऊपर होता है माइनस आयन, कितना, -1, लेकिन नीचे 2 लगाया तो इस पे क्या हो जाएगा, -2। अगर दोस्तों यहाँ पर +2 होगा तो यहाँ पर भी -2 होगा, अगर यहाँ पर +3 होता तो यहाँ पर भी -3 होता, ये पता होना चाहिए। अब दोस्तों अब होगा क्या, पोटेशियम के ऊपर होता है प्लस और आयोडेट के ऊपर होता है माइनस। अब देखिए हमने सीखा था कि हम द्विविस्थापन को अपक्रिया में पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे आयनों को, दूसरा क्या करेंगे, इक्वलाइज करेंगे, क्या, बराबर करेंगे। तो देखिए इधर 2 हैं, इधर 2 हैं, लेकिन इधर 1 है, तो हम यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, भाई हमारी सिंपल सी प्रोसेस, पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ, पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ, अब दूसरे वाले का माइनस पहले वाले प्लस के साथ, दूसरे वाले का माइनस पहले वाले के प्लस के साथ। ठीक है, हम कर रहे हैं। तो देखिए अब देखिए कीजिए, यानी ये पीबी है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर ऐसे हो पीबी, और अगर हम इसका सूत्र बनाए, इसके ऊपर +2 है और इसके ऊपर -1 है, तो आपने सीखा होगा क्लास 9 पे जब हम सूत्र बनाते हैं तो क्या हो जाता है, ऐसा गुणा, यानी कैंची का गुणा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, PbI2, क्या हो जाएगा, PbI2, जो आपको पता होगा, बेसिकली मैंने बताया इसलिए ये शायद आप भूल रहे हो। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर पहले वाले का प्लस दूसरे वाले की माइनस के साथ ले जाएंगे, क्या, पहले वाले का प्लस, यानी तो दोस्तों क्या हो जाएगा, Pb, और ये यहाँ पर +2 है तो आई के में अंदर के 2 का गुणा हो जाएगा, तो PbI2 क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया है, क्या हो गया बताइए, जल्दी बताइए, ये हो गया है लेड आयोडाइड। क्या हो गया, लेड आयोडाइड, जो कि क्या है, सॉलिड। अभी हम आपको एक इसमें अविक्षेप और बताएंगे, फिर इसी में अविक्षेपण अपक्रिया होगी, वो भी सीखोगे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले का माइनस पहले वाले के प्लस के साथ, क्या करेंगे, दूसरे वाले का माइनस पहले वाले के प्लस के साथ। अब देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, +2 के NO3 2,
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी 2K, यहाँ पर भी 2K, तो सीधा लिख दो 2KNO3। क्या हो जाएगा 2KNO3। अब ये क्या हो गया दोस्तों, बोल जल्दी से बोले, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या, पोटेशियम नाइट्रेट, इसको बोलते हैं दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। ये भी सीख लिया अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हमने आयनों का आयनन विनिमय कर लिया। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर एक चीज देख रहे हो दोस्तों, ये भी एक्वस है, यहाँ पर लिखा होगा देखो, यहाँ पर भी एक्वस, यहाँ पर भी एक्वस, और यहाँ पर एक सॉलिड मिल रहा है। क्या, सॉलिड, यानी सॉलिड, यानी इसको बोलते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर ये जो प्राप्त हुआ है PBI, यानी यहाँ पे जो लेड आयोडाइड होता है, इसे बोलते हैं हम अवक्षेप। अवक्षेप क्या बोलते हैं, अवक्षेप, इसको क्या बोलते हैं, अवक्षेप। अब आप पूछो, जल्दी पूछो कि अवक्षेप क्या होता है। अवक्षेप क्या होता है दोस्तों, ये अभिलय होता है जल में, वह ठोस जो जल में घुलता नहीं है उसे हम अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेप। तो दोस्तों आप देख रहे हो, फिर हमने यहाँ पर भी एक अवक्षेप प्राप्त हुआ, तो इसी को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, आराम से सीखिए। अवक्षेपण अभिक्रिया बताने जा रहा हूँ। वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके उत्पाद में हमें एक ठोस अभिलय पदार्थ मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होगे, तो आपको एक ठोस अवक्षेप मिल रहा है, यही क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया। अब देखिए दोस्तों, आप दो चीजें देखिए, यहाँ पर चल क्या रहा था कि जितनी भी हो रही है द्विविस्थापन अभिक्रिया, इनमें दोनों अभिकारक कैसे होंगे, जल में विलय होंगे। सोच रहे हो, पहले सोचो दोस्तों, ये कोई नहीं बताएगा आपको। पहले आप एक ध्यान लगाइए कि आखिर क्या चल रहा है आपके एग्जाम्पल में, कि यहाँ पर बेरियम क्लोराइड था। AQ का मतलब क्या होता है दोस्तों, जल में घुला हुआ है। AQ का मतलब क्या होता है, जल में घुला हुआ। क्या होता है, जल में घुला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया थी बेरियम क्लोराइड, ये भी जल में घुली हुई है, और सोडियम सल्फेट, ये भी जल में घुला हुआ है। यानी जितने भी दोस्तों मतलब कि जितने भी द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक होंगे, वो दोस्तों जल में विलय होंगे 100%। यहाँ पर भी देख लीजिए, PbNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, सॉरी दोस्तों लेड नाइट्रेट। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए इसमें जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये भी एक्वस है। क्या है, एक्वस। और पोटेशियम आयोडाइड, ये भी एक्वस है। यानी दोस्तों जितने भी अभिकारक, इनको क्या बोलते हैं, अभिकारक, मैंने कल बताया था। तो ये सब कैसे हैं, एक्वस, यानी जल में विलय हैं। क्या है, जल में विलय हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज और देखिए, जितनी भी द्विस्थापन अभिक्रिया लेकर के आ रहे हैं, उनमें हमें एक ना एक क्या मिल रहा है, अवक्षेप। क्या मिल रहा है, अवक्षेप। ये भी याद रखना, इसी को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल और रह गया हमारा AgNO3 का, वो भी कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल रह गया हमारा AgNO3। Ag क्या होता है दोस्तों, सिल्वर। Ag क्या होता है, सिल्वर। AgNO3, तो दोस्तों Ag होता है प्लस, NO3 के ऊपर होता है माइनस, और ये अभिक्रिया कर रहा है NaCl, तो इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, यानी ये तो सब बराबर है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ, और दूसरे वाले का प्लस पहले वाले के माइनस के साथ, या दूसरे वाले का माइनस पहले वाले के प्लस के साथ। देखिए हमने एक चीज जान लीजिए, AgNO3 क्या होता है, ये होता है दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। मैं दोस्तों 3 बार बता देता हूँ कि ये सब कुछ क्या होता है, आप लिख लेना, मगर ये मत कहना कि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं था। मैं 3 बार इसीलिए बताता हूँ, एक बार फिर सबका बता देता हूँ। इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसके बाद ये क्या होता है दोस्तों, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड, और इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। इसको बोलते हैं AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। और इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड यानी नमक जो खाते हो। अब देखिए Ag के ऊपर होता है प्लस, और नाइट्रेट के ऊपर होता है माइनस, और Na के ऊपर होता है प्लस, और Cl के ऊपर होता है माइनस। हम कर रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कर रहे हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हमको पता है कि जो पहले वाले का प्लस होगा वो दूसरे वाले के माइनस के साथ जाएगा। क्या होगा, पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ जाएगा, और दूसरे वाले का प्लस पहले वाले के माइनस, या पहले वाले का माइनस दूसरे वाले के प्लस। बात एक ही है, यानी पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ, और पहले वाले का माइनस दूसरे वाले के प्लस के साथ। ये सीख रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए Ag यहाँ पे लिख लेते हैं हम, Ag, और उसके बाद हमें क्या लिखना है, इसके साथ Cl को, यानी AgCl, सिल्वर क्लोराइड। क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड।
फिर चलते हैं, ये सॉलिड यानी अपक्षेप बनना है, आपको पता होना चाहिए। अब ये क्या है, Na NO3, यहाँ पर Na और NO3 लिख दीजिए, NaNO3 यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट साथियों, यहाँ पर NaNO3, क्या NaNO3 सीख रहे हो कि हमारे पास ये हो गया था सब सिस्टम। अब मुझे उम्मीद है कि आपने द्विविस्थापन अभिक्रिया को भी अच्छे से कैच किया होगा और मेरी बातों को अच्छे से समझा होगा। अब बात होती है कि हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर खत्म होती है और दोस्तों हमारे पास अब एक ही प्रकार बचा है हमारे पास रेडॉक्स अभिक्रिया का, तो वो दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न भी देखोगे। आज हमने क्या सीखा, पहले सीखा विस्थापन अभिक्रिया, फिर उसके बाद हमने देखा द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर हमने उसके बाद देखा था कि अभिक्षेपण अभिक्रिया। रिवाइज करा दे रहा हूं जल्दी से। दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया क्या थी, इसमें दोस्तों एक अधिक क्रियाशील तत्व था, एक कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय लवण विलयन से विस्थापित कर देता था, उसको हम कहते थे विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते थे, विस्थापन अभिक्रिया, जिसके लिए हमने जाना था दोस्तों किसमें अधिक शक्ति होगी। तो हमने एक पढ़ा था ट्रिक जिसका नाम था काना का मग अल जनफी प्रभु है क्यों HgAgAu, ये हमने सीखा था। उसके बाद हमने बात की थी द्विविस्थापन अभिक्रिया में। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दोस्तों आयनों का विनिमय होता है, आयनों का विनिमय यानी आयनों का आदान प्रदान होगा। क्या होगा दोस्तों, आदान प्रदान होगा, वो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। फिर हमने उसके बाद देखा दोस्तों हमें एक अपक्षेप मिल रहा था, जैसे बेरियम सल्फेट, फिर इसके बाद लेड आयोडाइड और इसके बाद सिल्वर क्लोराइड, फिर उसके बाद हमने देखा AgCl। तो दोस्तों आपने ये सब कुछ देखा था कि इस पर हमें एक अवक्षेपण मिल रहा था। अवक्षेप क्या होता है, जो जल में घुले ना, वह ठोस पदार्थ जो जल में घुलता नहीं है उसे हम अवक्षेप कहते हैं। फिर हमने बात की कि आखिर अवक्षेप से अवक्षेपण अभिक्रिया का क्या अभिप्राय है। हमने देखा था कि अवक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद में एक ठोस अम्लीय पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं अवक्षेप। क्या कहते हैं, अवक्षेप। और यही जब अवक्षेप बन जाता है उसी को हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। अब आपने अच्छे से सीख लिया था कि आखिर क्या था। अब आपको कोई और दोस्तों 1-2 मिनट और रुकिए, उसमें आप वो भी देख लीजिए। संयोजन अभिक्रिया क्या थी, जिसमें दोस्तों क्या होता था, एक से अधिक अभिकारक आपस में मिल रहे थे और एक एकल उत्पाद को बना रहे थे, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कह रहे थे। उसके बाद वियोजन अभिक्रिया क्या हो रही थी दोस्तों, उसमें क्या हो रहा था कि अभिकारक आपके पास एक होता था और उत्पाद आपको एक से अधिक मिल रहे थे, वो आपकी क्या होती थी, वियोजन अभिक्रिया। तो आज आपने क्या क्या देख लिया दोस्तों, आज और कल की वीडियो में आपने क्या क्या देख लिया था, संयोजन को भी देख लिया, वियोजन को भी देख लिया, विस्थापन को भी देख लिया, द्विविस्थापन को भी देख लिया और अवक्षेपण अभिक्रिया को भी देख लिया। 5 हो गए, एक बचा है रेडॉक्स अभिक्रिया, नेक्स्ट वीडियो में होगी। और बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए दोस्तों इसको शेयर सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।